नमस्कार, स्वागत है आपकी अगली क्लास में। अब हम देखिए यहाँ पर हिंदी तक कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने जो है लगातार 24, 23 और 22 अभी पहुँच गए हैं। 22 में भी एक और पेपर है, उसके बाद 21 में हम जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको जो है जल्दी जल्दी पेपर में आपको जो है आसानी से सॉल्व करा दूंगा। और जितने भी आपको सवाल दिख रहे हैं, पहले क्या करना है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोई भी सवाल को हल कर रहे हो, जैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पहले आपको खुद से आपको सोचना है। पहले वीडियो को रोक लो या फिर आप जो है मन में दिमाग से सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, क्या लगता है आपके अनुसार, और क्या लॉजिक है, क्या दिमाग है, कैसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाओगे। ठीक है, पहले खुद से सोचोगे इसके बारे में। मैं जो बता रहा हूँ अभी मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको नहीं ध्यान देना है। पहले आपको खुद से कोशिश करना है, सोचना है पहले, अब आंसर देना है। मान लेते हैं आपके मन में यहाँ पर इन चल रहा है या फिर ऐड चल रहा है, ठीक है, मैं आप ऐड पर ही आप निगाहें रखिए, अपना ध्यान रखिए। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, उसके बाद आप जो है डिसीजन लीजिए कि क्या ये सही है गलत है। ये आपका सही तरीका रहेगा आपको समझने का और पढ़ने का। कहीं भी पढ़ रहे हैं आप इस तरीकों को फॉलो कीजिएगा। इससे आपका जो है आपका मेमोरी का जो न्यूरॉन्स एक्टिविटी है वो करने का मौका मिलेगा उसको, और जो है एक्टिव रहेगा वो चीज़ें। ठीक है, आप केवल सुनते मत रहो, ठीक है, सुनते मत रहो, समझो पहले क्या चीज़ें सवाल है। तो हमने हिंदी इंग्लिश का मतलब कंप्यूटर और हिंदी का कंप्लीट कर लिया है। चलो हम आगे बता दिया इसके बारे में। देखो इंग्लिश के बारे में हम पढ़ते हैं। इंग्लिश का हमारा जो है 10 मार्क्स का आने वाला है पेपर में, और हमेशा जो है व्यापम में पूछा जाता है अंग्रेजी। देखो इस प्रकार से सामने दिया हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर लिव्स इन, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर लिप्स खालिस्तान, फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो है एक स्पेसिफिक जगह को बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्रीपोजिशन पढ़े हो तो आपको मैं बताया हूँ, आप मैंने नोट्स देखे हो तो उसमें पता चला है कि जब कोई स्पेसिफिक या फिर कोई नेम को एड्रेस करता है, तब वहाँ पर उससे पहले हमें जो है प्रीपोजिशन आता है, वहाँ पर ऐड का इस्तेमाल हम किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कहीं भी अगर नाम आ रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ आ रहा है, जैसे अपना घर को ही ले लो, अपने गाँव को ले लो, कि आप कैसे बोलते हो, कैसे बोलते हो? ध्यान रखना यहाँ पर ऐट के लिए, ये देखो ऐट होता है, यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो इस जब कोई निश्चित या फिर कोई समय के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है तब इस्तेमाल होता है। जैसे मतलब जैसे आई विल मीट यू 3 o'clock, ऐसे आई विल मीट यू एट 3 o'clock, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो मैं तुमसे 3 बजे 4 बजे मिलूंगा। या फिर द पार्टी स्टार्टेड एट सनसेट, मतलब शाम होते ही, मतलब सूर्यास्त के समय पार्टी शुरू होगा। या फिर कोई स्थान को बता रहा है, समय का तो समझ जाओगे, स्थान के लिए बता रहा है। जैसे कोई भी छोटे मोटे स्थान है, जैसे आप बस स्टॉप पर हो तो क्या बोलोगे? वी आर एट द बस स्टॉप, वी आर एट द बस स्टॉप, हम क्या हैं, हम बस स्टॉप पर हैं। ठीक है, आई एम एट द बस स्टॉप बोलेंगे। या फिर द कैट इज एट द डोर, मतलब बिल्ली दरवाजे पर है। या फिर ऐसे बोलेंगे ही इज एट द ऑफिस, वह कहाँ है, ऑफिस में है। तो ये जो है एट जो है छोटे मोटे स्थान या फिर कोई खास जगह को बताते हैं, तब वहाँ पर एट का इस्तेमाल होता है। या फिर कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे मतलब बोलेंगे मैं कल रात कहाँ था, यहाँ था। या फिर वो मेरे मजाक पर हंस रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। मतलब कोई एक्टिविटी आप बता रहे हो, कि कोई इवेंट बता रहे हो, या फिर मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, कल रात को मेरे साथ ऐसे हुआ था, कल मैं कहाँ गया था, ऐसे। तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है एट का। ठीक है, या फिर कोई सिचुएशन को बता रहा है, कि मतलब स्थिति को बता रहा है, मतलब स्थिति को, जैसे मतलब कोई आदमी आपके सामने आया, किसी की योग्यता को आप जज कर रहे हो, देख रहे हो, उसकी कमजोरी को बता रहे हो कि यार तुम इसमें कमजोर हो। ठीक है, जैसे या फिर किसी को खासियत को बता रहे हो, जैसे ही इज गुड ड्राइविंग, नहीं, ही इज गुड एट ड्राइविंग हम बोलेंगे, वह अच्छा, मतलब वो ड्राइविंग में अच्छा है, ऐसे बोलेंगे। या फिर वह नाचने में खराब है, मतलब वो नाचने में खराब है, तो क्या बोलेंगे? सी इज बैड एट डांसिंग। ठीक है, सी इज बैड, बैड यहाँ पर इस्तेमाल होगा, चल नहीं रहा है, बैड एट डांसिंग। समझ लो एक बार, समझ लोगे ना तो सारा चीज़ बनेगा क्वेश्चन, कहीं से भी आएगा, धड़ल्ले से बनेगा क्वेश्चन। तो पहले मैं स्थान बताया, फिर क्या बताया, दूसरा गतिविधि, एक्टिविटी मैं लिख देता हूँ। एक्टिविटी कोई भी चीज़ किए हो आप, कहीं भी किए हो, सुबह शाम दिन रात कहीं भी किए हो, उसको हम बोलेंगे ऐट के लिए। या फिर कोई चीज़ हम बोल रहे हैं कि अंत में क्या हुआ, उसको बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे। या फिर ऐट
इसके बाद ऐट इन के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि हम नोट्स में पढ़े थे। तो ये ऐप का ऐट का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो है ऐसे समझना है और समझ समझ के सवाल को हल करना है। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखिएगा मत ज़्यादा, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। आपको समझो, हो सके तो नोट्स के लिए बता दिया हूँ मैं। नोट्स के लिए आपको जो है कहाँ मिलेगा, आपको जाना है किस पर, सोल स्टडी पर जाना है। देखो यहाँ पर सोल स्टडी है, इसके ऊपर आपको जो है चले जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद इंग्लिश वाले नोट्स में आपको चले जाना है। देखो एग्जाम इंग्लिश नोट्स दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके चले जाना है। सिंपल क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको जो है प्री पोजीशन, नीचे जाके आपको प्री पोजीशन का मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको प्राप्त कर लेना है नोट्स को, और नोट्स के बाद देखना है। और ये सब जितने लिखा हुआ है ना, ये सबको पढ़ना है, ये सब फालतू में नहीं लिखा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नोट्स के साथ साथ आपको चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसी मत नहीं लिखा है, ये तो जेंडर के लिए हो गया, मैं जेंडर के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये इस पर क्लिक करोगे तो प्री पोजीशन खुल जाएगा। ये देखो प्री पोजीशन के बाद पूरा चीज़ यहाँ पर बताया गया है एग्जाम्पल के साथ। फिर स्थान बताता है, समय बताता है, मैं अभी बताया ना, दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होता है, तरीका बताने के लिए। देखो यहाँ पर, देखो कैसे कर रहा है, यहाँ पर किसके द्वारा, बाय के लिए यहाँ पर ऐड का इस्तेमाल होता है, एजेंट किसके द्वारा, कारण बताने के लिए यहाँ पर होता है, ठीक है। ये सब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, क्लियर है। देखो यहाँ पर एट, ऑन, इन का टाइम, डे, इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। तो सबको पढ़ो और साथ में यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सभी लोग जो है अपने स्टेटस में क्लास को ऐड डालो, इसको मतलब लगा दो स्टेटस, ठीक है। इसमें कोई आपका जो है नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो सभी लोग स्टेटस लगा देना मेरे कहने पर, ठीक है। इससे थोड़ा ग्रोथ मिलेगा हमें, क्लियर है। तो सभी लोग स्टेटस डाल दो अभी, तुरंत शेयर करो। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ो इसको अच्छे से, समझो, रोक के पढ़ो और उसके बाद बनाने की कोशिश करो। क्या लिखा है, आइडेंटिफाइड द एक्सप्रेशन द दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म। हमें एक्टिव पैसिव, हमने पढ़ा है एक्टिव पैसिव के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है कि वी आर फॉलोड। ऐसा सिंपल सेंटेंस नहीं दिया रहेगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस तो हर कोई बना लेगा। पहले क्या करना है आपको, ये जो टेंस है, ये टेंस को समझना है कि कौन सा टेंस, मतलब सेंटेंस दिया हुआ है, ये कौन सा टेंस है, इसको समझना है, ठीक है। तो टेंस समझ जाओगे तो आपको जो है थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो पहले देखिए कि देयर वॉज समबडी फॉलोइंग अस। तो यहाँ पर जो है ये पहले वॉज लगा हुआ है, वॉज का मतलब ये पास्ट में है, और साथ में फॉलोइंग, फॉलोइंग आईएनजी लगा हुआ है। तो मतलब हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि वॉज भी है और फॉलोइंग भी है, ठीक है। तो हम इसको अब एक्टिव में, यहाँ क्या बोल रहा है कि इसको है पेसिव फॉर्म, यहाँ पर बोल रहे हैं पेसिव फॉर्म। जब हम, जैसे हम अगर बात करें तो जब हमारा पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस रहता है, उसको हम एक्टिव वॉइस में बदलते हैं, तो वाक्य में पेसिव, मतलब एक्टिव को पेसिव में बदलते हैं। तो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वॉज, वेयर लिखते हैं, वॉज वेयर प्लस बीइंग लगाते हैं, ठीक है, बीइंग। फिर वर्ब, मेन वर्ब का क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म V3, और उसके इस तरह से बनता है, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाता है फिर। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले समझो कि एक्टिव वॉइस अगर हम इसका बनाते हैं, देयर, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, देखो समबडी है, यहाँ पर समबडी क्या है, ये सब्जेक्ट है उसके लिए, एक्टिव वॉइस के लिए, ठीक है, इस प्रकार। और वी जो है, ए अस का जो है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यहाँ पर। अगर हम इसको सब्जेक्टिव में लाएंगे, मतलब इसको हम पेसिव वॉइस, अगर मान लेते हैं मेरे पास ये सेंटेंस दिया हुआ है, पहले सेंटेंस के ऊपर फोकस करो, समझने पर फोकस करो, जरूरी नहीं आंसर के पीछे मत भागो कि आंसर ही खोजना है, ऐसा नहीं। पहले इसको समझो कि द देयर वॉज लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है सेंटेंस मेरे सामने। अब इसको मैं एक्टिव भी बनाना है और हमें पेसिव भी बनाना है, दोनों हमें ट्राई करना है, कोशिश करना है कि कौन सा चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, अगर हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं इसका, तो यहाँ पर इस्तेमाल क्या होगा, पहले सम बॉडी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो सम बॉडी और जो है, और ये अस है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा इसका, ये दिया हुआ है पहले से एक्टिव वॉइस में। अब इसको हम पेसिव में बनाएंगे, तो पेसिव में क्या हो जाएगा, ये जो अस है, ये इसका हमें पेसिव है तो वी हो जाएगा यहाँ पर, वी, इस प्रकार से। उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे वॉज है, वी है, तो वी के साथ वॉज तो लगेगा ही नहीं, तो क्या लगेगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब वेयर लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, वेयर, ठीक है, वेयर लगेगा। उसके बाद देखो बीइंग का इस्तेमाल करना है, बीइंग होगा ना यहाँ पर, तो बीइंग का इस्तेमाल करो, बीइंग होगा। अब उसके बाद क्या आएगा, उसका क्या फॉलोइंग आएगा, नहीं, यहाँ पर फॉलो का इसका थर्ड फॉर्म आएगा। तो फॉलोइंग जो है, फॉलो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, फॉलोड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है।
पेसिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में था, इसको हम पेसिव फॉर्म में यहाँ पर चेंज कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से हमें सबसे पहले अस को ध्यान देना है। ये देखो यहाँ पर दिया है, इसका हम पेसिव फॉर्म बनाए यहाँ पर, तो वी अस का क्या हो गया, वी हो गया यहाँ पर। फिर वी के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किए, और हम जानते हैं कंटिन्यूअस विंग का इस्तेमाल होता है, तो विंग लगा दिया और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट यहाँ पर समबडी था, यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं समबडी, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमें जो है यहीं तक लेना है। क्लियर है, समझ में आया? समझ में, क्योंकि यहाँ पर समबडी भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं डाला है, ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कभी कभी जो है इसे घुमाने के लिए क्वेश्चन को दे दिया जाता है। तो आप जो है परेशान मत होना, इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन बनाना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, आपको चाहे कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आगे सवाल एक ये है क्लोस्ट्रोफोबिया। देखो कई लोगों को इस प्रकार की बीमारी होता है, तो देखो अगर इसके बारे में समझ लो पहले कि क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है। जैसे आप कहीं पर लिफ्ट में जा रहे हो, या फिर कहीं पर कोई गुफा में घुस गए, ठीक है, सुरंग भीड़ भाड़ वाली जगह में चले गए, तो या फिर कोई अलमारी में, मतलब अलमारी में नहीं, बचने के लिए हुआ गया वो। तो क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है, एक मतलब डर होता है अपने मन के अंदर। ठीक है, किसी प्रकार का चिंता, उसको हम बोलेंगे, मतलब डर हो जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। अगर ध्यान देने के बाद, अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ, तो अगर मान लेते हैं लिफ्ट में जाते हैं, छोटी सी जगह होती है वहाँ पर, तो उसी प्रकार से वहाँ पर डर होता है। कहने का मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर ऑर्डर होता है, मतलब चिंता होने लगती है। कोई भी व्यक्ति जैसे लिफ्ट में जा रहा है, या फिर कोई सुरंग के अंदर जा रहा है, हवाई जहाज में जा रहा है, या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पर फंसा हुआ है, तो उसको दम घुटने जैसा लगता है अपने आप को। ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से ही लगने लगता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसको इलाज के लिए, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो है इसके लक्षण जान गए कि सबसे पहले आपको जो है घबराहट होने लगेगी, चिंता होने लगेगी, दिल धड़कने लगेगा, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा, सांस लेने में चक्कर आने लगेगा, जी मिचलाना लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को मैं डिटेल करके बताता हूँ। सबसे पहले देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यह दिया हुआ है, OWS बोलते हैं शॉर्ट से क्लस्ट्रोफोबिया। तो ऐसे जगह पहले लिखा है कि फियर ऑफ नैरो एंड इनक्लोज स्पेस, मतलब संकीर्ण, मतलब छोटी सी जगह, एकदम नैरो, नैरो मतलब छोटा सा जगह में आप जो है ये आपको फियर होता है, मतलब डर लगता है आपको उस जगह में। इनक्लोज मतलब बंद यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो छोटा, नैरो मतलब एकदम चौड़ी नहीं है, वो एकदम छोटा सकरा है, वो सकरा है, और साथ में इनक्लोज बंद जगह में आपको जो है डर लगता है। तो इसको बोलेंगे, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और भी देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेस, मतलब ओपन मतलब यहाँ पर खुले जगह में, पब्लिक प्लेस मतलब सार्वजनिक जगह पर, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर डर लगता है आपको। तो इसको बोलते हैं एगोरा, हाँ एगोरा फोबिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख लो आप। इसको इंग्लिश से लिख दो क्या, हिंदी से भी लिख देता हूँ, इंग्लिश से भी लिख देता हूँ। देखो पूछ सकता है एगोरा, देखो हिंदी से पढ़ो, एगोरा फोबिया, एगोराफोबिया बोलते हैं। ठीक है, एगोराफोबिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जस्ट ये जो है इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है। कैलेस्ट्रोफोबिया के विपरीत कौन सा है, एगोराफोबिया। तो सवाल बन सकता है कि कैलेस्ट्रोफोबिया के अपोजिट वर्ड को सर्च कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एगोराफोबिया बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आया, समझ लो अच्छे से। मैं इसको इंग्लिश से भी लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखो मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रख लो इसको, एगोरा फोबिया। ठीक है, ये जस्ट इसके विपरीत है, क्लस्ट्रोफोबिया के विपरीत है। मतलब इसको जो डर लगता है पब्लिक प्लेस में, जगह मतलब खुले जगह में डर लगने लगता है इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं एगोरा फोबिया, इसको बोला जाता है। ठीक, आगे देखो इन दोनों में से, ठीक है ध्यान रखना, ये हो गया। आगे देखो फियर ऑफ हाइट्स, हाइट्स मतलब क्या होता है, ऊंचाई जगह पर, ऊंचाई को देखकर आपको जो है डर लगता है, मतलब आप ऊंचे जगह पर चढ़ जाते हो, पेड़ पर चढ़ जाते हो, फिर नीचे देखते हो डर लगता है ना। तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया बोलते हैं, वो तो कॉमन है, कई लोगों को भी होता है। ठीक है, तो एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्रोफोबिया। ठीक है, यहाँ पर ACROPHOBIA, ठीक है, एक्रोफोबिया कहते हैं। मतलब जैसे हाइट से डर लगता है उसको, ऊंचाई जगह पर।
ठीक है। तो ये तो कॉमन बीमारी है, कई लोगों को होता होगा, ऐसे ऊंचाई जगह पर जाने पर डर लगने लगता होगा। तो ये आपको जो है बीमारी होता है यहाँ पर, एक्रोफोबिया है मतलब आपको। ठीक है, आगे देखो, फियर ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है अवर्जन टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर और फॉरेनर्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फियर ऑफ ए अवर क्या बोल लिखा है, अवर्जन्स, मतलब इसका मतलब होता है घृणा। ठीक है, घृणा, अवर्जन्स। एंड स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। ठीक है, स्ट्रेंजर्स, कोई भी स्ट्रेंजर्स होता है, स्ट्रेंजर बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अजनबी। ठीक है, अजनबी। और फॉरेनर होता है, फॉरेनर मतलब विदेशी, जो विदेशी लोग होते हैं उन लोग को बोलते हैं फॉरेनर। ठीक है, तो विदेशी यहाँ बोल लेता हूँ। तो अजनबी और बोलते हैं अजनबी और कहने का मतलब कि आप हो, ठीक है, आपने घर परिवार फैमिली से अच्छे से रहते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति सामने आ जाता है तो आप उसको देखकर बहुत ज़्यादा घृणा करने लगते हो एकदम, मतलब अच्छा नहीं लगता है, देख कर ही बहुत बुरा लगने लगता है, मतलब आपके मन में घृणा होने लगता है उसके प्रति। ठीक है, डिस्कस्टिंग मतलब अवर्जन होने लगता है। तो ये भी एक बीमारी है। और कौन सा बीमारी है, तो उसको बोलते हैं, उसको जेनोफोबिया बोलते हैं, जेनोफोबिया। इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा मत करना आप, तो करोगे तो समझ आना कि आपको ये बीमारी है, क्या है, जेनोफोबिया, जेनोफोबिया। आराम से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, हड़बड़ाना नहीं है आपको, ठीक है, समझना है। हड़बड़ाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा, देखने का भी कोई मतलब नहीं होगा। जेनोफोबिया इसको बोला जाता है। अगर आप कोई भी अनजान व्यक्ति को देखते हो या फिर कोई बाहर से आदमी आता है उसको देखते हो, तो उसके प्रति आपको घृणा उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। और ये आपको जो है समझना है, आपको याद रखना है, एक्स से स्टार्ट होता है, XENOPHOABIA, जेनोफोबिया इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपको जो है याद रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया, आंसर पता चल गया, पहला आपका ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखो, ये आपका पुलर दिया हुआ है, सिंगुलर पुलर बनाने के नंबर। ठीक है, ये नंबर तो इसमें बना लोगे, देखो दिया है काफ, काफ मतलब देखो बछड़ा होता है, मतलब यहाँ पर पुलर इसका बनाना है आपका। पुलर में क्या लगाओगे, एस लगाओगे, यहाँ पर देखो लास्ट में एफ है, अब एफ लगा हुआ है और एफ ई, एफ और एफ ई, ध्यान देना, क्योंकि यहीं पर आपको रिवीजन हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आप कोई भी नाउन है, नाउन है, और वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है एफ और एफ ई दिया हुआ है, तो कैसे कर, देखो, तो एफ और एफ ई फ्रॉम होता है, तो एफ ई और एफ को हटा कर क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर वी ई एस जोड़ा जाता है। पढ़े हो इसके बारे में, नहीं पढ़े होगे तो तुरंत अभी पढ़ लो, रिवीजन मार लो अच्छे से। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कोई भी संज्ञा के अंदर, कोई भी नाउन्स के अंत में अगर एफ है या एफ ई है, ठीक है, तो आपको पुलर बनाने के लिए, चेंज करने के लिए उसको जो है एफ और एफ ई को हम उसकी जगह वी ई एस जोड़ते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर, ये भी नहीं होगा, वी ई एस नहीं है इसमें, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, काल्प्स इसको बोलेंगे। ठीक है, ये आपका, तो ये आपका सही आंसर है, यहाँ पर करेक्ट इसको हम प्लूरल बोलेंगे। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, अधिक बछड़े। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, मतलब एक से अधिक बिछड़े हैं तब वहाँ पर काल्प्स बोलते हैं। और जो नहीं है, एक है, तो काप्स, काप बोलेंगे, के एफ, काफ, ऐसे उच्चारण करने के लिए मैं बोल रहा हूँ काफ। ठीक है, एल साइलेंट रहता है, काफ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर बोलोगे काल्प्स, काल्प्स, वह भी उच्चारण होगा, एल भी उच्चारण थोड़ा सा होगा, काल्प्स ऐसे। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाता है। तो ऐसे आपको जो है नंबर को भी पता होना चाहिए। देखो एक चीज़ कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया, आगे देखना और भी रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, फॉलोइंग द नोट सिनोनिम्स फॉर्म, यहाँ पर दिया, इसको बोलेंगे अपैरल। ठीक है, अपैरल। ठीक है, तो अपैरल का आपको जो है यहाँ पर सिनोनिम्स खोजना है। तो अपैरल मतलब क्या होता है, अपैरल, अपैरल का इसका मतलब होता है कपड़ा, कोई भी पोशाक पहनने वाला, गारमेंट्स बोलते हैं आप लोग, ड्रेस बोलते हैं। ठीक है, अटायर बोलते हैं, अटायर भी बहुत क्या होता है, पहनावा होता है। तो देखो इसके साथ कितना वर्ड पता चल गया आपको। पहले देखो क्लोथ जानते हो, कॉमन है, क्लोथ इस्तेमाल करते हो बहुत लोग, हम लोग गारमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, गारमेंट परिधान बोलते हैं, ड्रेस भी इस्तेमाल करते हैं, अटायर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका नया है, थोड़ा देख लें। अटायर, अटायर भी क्या है, एक पहनावा है। ठीक है, अटायर, तो यहाँ पर समझ में, इस वजह से आपको जो है अपैरल बोलते हैं इसको। तो इसका मीनिंग तो यहीं पर दिख गया, क्या हो जाएगा, क्लोथ है। देखो यहाँ पर अटायर भी होता है, ठीक है, ये भी सिनोनिम अटायर। लेकिन यहाँ पर देखो ये आपका भी सही है, ये भी यहाँ पर कपड़ा है। यहाँ पर बोल रहा है कि नोट मतलब नहीं,
नहीं इस्तेमाल हुआ है ना, ध्यान देना। ऐसे जैसे हिंदी वाले में भूल जाते हैं, नहीं लगा रहता है, हम सही वाला मार लेते हैं। देखो यहाँ पर दोनों एक ही लग रहा है, क्लोथ्स भी होता है, अटायर भी होता है, यहाँ पर ऑब्वियस, ऑब्वियस, और यहाँ पर आउटफिट, आउटफिट भी क्या है, एक आपका जो है पोशाक है, आपका आउटफिट कैसा है, आप कैसे पहनते हो कपड़े, तो उसको बोलते हैं आउटफिट। ठीक है, दिस इज गुड आउटफिट ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज वेरी गुड, ऐसे दैट दैट पर्सन इज वेरी गुड ऐसे कर बोलते हैं। आउटफिट हम उसका लुकिंग देखते हैं, आउटलुक देखते हैं ऐसे, तो उसको बोलते हैं आउटफिट। तो ये भी है आपका, ये भी है, ये भी है, मतलब ऑब्वियस नहीं है। ऑब्वियस मतलब क्या हो, ऑब्वियस जो है यहाँ पर अपैरल का जो है पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है, कि ऑब्वियस का अर्थ तो अलग होता है। जैसे कोई चीज़ को स्पष्ट करने के लिए हम बोलते हैं ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐसे बोलता हूँ ऑब्वियस सी बात है, कई सारे बात में बोलता हूँ ऑब्वियस सी बात है, मतलब जाहिर सी बात है ऐसे बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ें हम क्लियर बोलना चाहते हैं कि हाँ जाहिर सी बात है कि हम ये चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, एविडेंट बोलने के लिए, या फिर अपैरेंट बोलते हैं इसको भी। तो यहाँ पर ऑब्वियस का इस्तेमाल जो है, ये जो है अपैरल का पर्यायवाची नहीं है, और इसका अर्थ जो है अलग होता है, जाहिर से होता है, स्पष्ट होना है, या फिर प्रकट करना बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है ऐसे जो है इसको बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? आगे देखो यहाँ पर, आगे देखो, ए देखो, आइडेंटिफाई द जेंडर। जेंडर अभी पहला टॉपिक दिखाया, जॉब, जॉब पर जाके डाउनलोड करना उसको। देखो अंडरलाइन जो वर्ड किया है उसको जो है, अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ये जो है टॉय जो है, आप बताइए कि टॉय जो है यहाँ पर, तो जब हम कोई वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु तो समझ में आ रहा है कि टॉय मतलब होता है खिलौना होता है, कोई वस्तु होता है। तो क्या लिखा है, हिज फेवरेट टॉय इज रबर बॉल, रबर बॉल उसका मतलब फेवरेट है। ठीक है, तो उसको जो है हम बताएंगे यहाँ पर, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है टॉय, क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग। तो जब भी अगर आप नाउन में कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब नॉन लिविंग चीज़ होता है, नाउन कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट होता है, मतलब विदाउट एनी स्पेसिफिक, मतलब कोई ऐसा जेंडर को डिफाइन नहीं करता है कोई भी चीज़ को, तो उसको हम न्यूटर जेंडर में रखता जाता है। तो ऐसे आपको जो है आंसर मिल गया यहाँ पर, न्यूटर जेंडर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपका डी हो जाएगा। मैस्कुलाइन जेंडर जानते हो, मैस्कुलाइन जो पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनाइन जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग बोलते हैं, सामान्य लिंग बोलते हैं इसको। ये जो मास्कुलिन होता है रेफर करता है, जैसे कोई व्यक्ति पुरुष होता है, बॉय हो गया, ठीक है, मैन हो गया, ये सबको जो है यहाँ पर रेफर करता है। मतलब नाउन जिसमें नेम और मेल पर्सन या फिर एनिमल्स होते हैं उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसके अंतर्गत फेमिनाइन में आप देखेंगे इट इज़ रेफर टू द नाउन नेम फीमेल, जैसे कोई महिला हो गया, लड़की, लड़की गर्ल हम लिख देते हैं, इसको जो है ये रेफर करता है। कॉमन नाउन में देखेंगे उभयलिंगी, जो कि आपको जो है ये मेल या फीमेल को जो है मतलब डिफाइन नहीं कर पाता है, मतलब नाइदर मेल नॉर फीमेल ऐसे हम बोलेंगे इसको। ठीक है, मेल नॉर मतलब मेल और जो है फीमेल को जो है डिफाइन नहीं करता है, तो हम उसको जो क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं हम। ठीक है, कॉमन बोलते हैं उसको। क्लियर है? इस प्रकार से आसानी से समझ में आ गया। तो ये आपका इसके अंतर्गत क्या क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, टीचर हम बोलते हैं इसको, टीचर, टीचर हिंदी से बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, शिक्षक शिक्षिका ऐसे समझ में आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड टीचर हो गया, और यहाँ पर फ्रेंड हो गया, ये आपका जो है। बाकी जैसे न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को जो है यहाँ पर इंडिकेट करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर्स करता है, तब यहाँ पर हम बोलते हैं मतलब नो जेंडर इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको जो है निर्जीव वस्तुओं का जो है कोई लिंग नहीं होता, उसको बताते हैं। जैसे बुक्स हो गया, ठीक है, टॉय हो गया, कार हो गया, ठीक है, कार, खिलौना इसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है, समझ में आ गया? जेंडर तो ज़्यादा कठिन नहीं है ना, बना लोगे आसानी से समझ के। बस 4 ही टाइप है, इसको बस थोड़ा सा देख लो, रिमाइंड कर लो, वर्ड को ध्यान देना कि कौन सा वर्ड कैसे बन रहा है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 37 आगे लिखा है यहाँ पर, गेट इन इंटू सम वन हेयर मीन्स दिया हुआ है। देखो ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो है क्या है, गेट इन, ये जो लिखा हुआ है, ये जैसे आपके सर एक मुहावरा है एक तरह से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हेयर लिखा हुआ है, आपके शरीर से मतलब कोई ऐसा चीज, ऐसा चीज जो आपके साथ रहता है, आपको परेशान भी करता है, आपको अच्छा भी लगता है, आप जो है उससे मतलब
बहुत खूबसूरत होते हैं, खुश लगते हैं, कभी 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 गुस्सा भी आता है, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे। मतलब इसका एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अगर हम शाब्दिक हिंदी से अर्थ बताऊं तो इस एक मुहावरा मतलब इडियम में आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि कोई लगातार लगातार किसी को जो है परेशान करना, या फिर हमेशा पास रहना, सवाल पूछना, ठीक है, सवाल पूछना, और सवाल पूछना हो गया, या फिर किसी को जो है परेशान करना बोल सकते हो, परेशान करना यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, कौन परेशान करता है आपको, कौन आपसे ज़्यादा सवाल करता है, कौन आपके पास रहता है, ये इसका अर्थ बताना है। तो, तो मतलब ये कह सकते हैं किसी को लगातार हम तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो इस स्थिति को बोला जा रहा है, इसका अर्थ है ये मुहावरा का। ठीक है, अब बताइए कि यह ऑप्शन में से कौन चीज़ है जो इसका आपका जो है फुलफिल कर रहा है सभी ऑप्शन को। देखो यहाँ पर लिखा है हैव फिक्स आइडियाज इन वन माइंड, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर इसका अर्थ नहीं है यहाँ पर। आगे देखो मास्टर द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, नहीं ये अभी गलत हो जाएगा। मेक वन सेल्फ अ पार्ट ऑफ समथिंग स्टार्टेड बाय अदर सो एज टू गेट सम ऑफ द प्रेस, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला आपका हो जाएगा, पहला वाला। कैसे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले पढ़ो इसको। देखो कंटिन्यूली मतलब कंटिन्यूली लगातार, ठीक है, लगातार ये भी किसी को परेशान करना ये होता है। लगातार अनोई समवन बाय ऑलवेज बीइंग नियर हिम आस्किंग क्वेश्चन एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब कोई चीज़ और भी चीज़ें क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है। तो ये आपका जो है एक मुहावरा है ना, मुहावरा है। और ये क्वेश्चन शायद एसएससी किसी में क्वेश्चन में आया हुआ है, ये क्वेश्चन, ठीक है, पहले पूछा गया है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आया था कहीं पर, मैं ध्यान दिया हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका आंसर कौन सा होगा, राइट हो जाएगा। तो ऐसे जो है मुहावरा होता है, ध्यान से समझना क्या है। ठीक है, क्या है, पहले इसके अर्थ को समझो। समवन हेयर, ठीक है, गेट इन, इनटू, अंदर बाहर, मतलब समवन गेट, ऐसे को तोड़ तोड़ के ऐसे जो वर्ड को समझो, क्या अर्थ निकल सकता है, क्या इसका मीनिंग। जरूरी नहीं है एग्जिट मीनिंग, इसीलिए बोलता हूँ कि इंग्लिश को कभी भी हिंदी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुहावरा जैसे वर्ड को जो है हिंदी करोगे तो कुछ और ही निकल जाएगा अर्थ, फिर कुछ और निकल जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब समझना कि इसका कहना क्या रिलेट कर रहा है, बस आपको जो है कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिलेट करवाना है किसी से, तो चीज़ें जो है समझ में आने लगेगी। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल मोस्ट ऑफ देम आर, इसका स्पेस है, यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया है। देखो इस सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ पर इस्तेमाल कैसे होगा, इसके बारे में यहाँ पर जानना है। देखो पहले दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है, मतलब उनमें से अधिकांश छात्र, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अधिकांश छात्र, अधिकांश क्षेत्र, सही है, यहाँ यहाँ तक तो सही है, बहुवचन संज्ञा, ये आपका सही है। ठीक है, पहला दिया है द स्टूडेंट जो है द का उपयोग जो होता है छात्रों को, मतलब कोई एक स्पेशल चीज़ को बताने के लिए, रिलेट उसको से जुड़ा होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर यूज तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पहला वाला तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश छात्र दिया हुआ है, और ये द का प्रयोग हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ विशिष्ट होता है, कोई स्पेशल होता है, कोई चीज़ एकदम मतलब यूनिक होता है, तब वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द का इस्तेमाल, तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, ऐसा केस नहीं है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अ स्टूडेंट हो रहा है, अ मतलब हो गया एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बात हो रहा है, साथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दिया है, मतलब देखो एक वचन यहाँ पर किया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स का प्रयोग हो रहा है, इसी गलत हो जाएगा। स्टूडेंट मतलब बहुवचन, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो ए का भी इस्तेमाल नहीं होगा, ए तो इंडिकेट क्या करता है, एक वचन को इंडिकेट करता है, तो ये भी नहीं होगा। सम स्टूडेंट्स, क्या ये सही हो सकता है, सम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो है आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, सम स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इसीलिए ये जो है इसका इस्तेमाल तो होगा ही नहीं, सम का यहाँ पर। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ये आपका राइट आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर बन सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल कई लोग कर देंगे, यहाँ पर सम स्टूडेंट्स डाल देंगे, लेकिन जो है यहाँ पर समझिए कि ये जो सम का उपयोग जो है किया जा सकता है, लेकिन वाक्य में किसी भी, यहाँ पर देखोगे तो आर्टिकल नहीं बन रहा है यहाँ पर कोई चीज़ें, तो सम यहाँ पर तो नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम जो है यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, नन अबव। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर ये यार
क्योंकि देखिए यहाँ तक तो ये ऑलरेडी सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस ऑलरेडी बता रहा है, देखो ये ऑलरेडी कंप्लीट सेंटेंस है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द आर, मोस्ट ऑफ देम आर, फिर इन स्टूडेंट्स, ये कंप्लीटेड बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर 39 नंबर क्या लिखा है, आवर न्यू, फिर खालिस्तान ब्लैंक स्पेस दिया है, इज प्रिंटेड टू रिसाइकल्ड पेपर, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जैसे मतलब प्रिंटेड ऑन रिसाइकल्ड पेपर। देखो ऐसे जो है यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है तो फिर यहाँ समझ नहीं आता है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स आवर सिलेक्शन सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो कि ये जो है यहाँ पर स्टेशनरी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए लगा हुआ है, यहाँ पर ई लगा हुआ है, और स्टेशनरी यहाँ पर ओ लगा है, और यहाँ पर ये लगा है। देखो ओ लगा है और ये तो पूरा दोनों गलत है, यहाँ पर ये स्पेलिंग ही गलत है इनका। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर ए और ओ में तो ई लगा है, ई का मतलब ये क्या है, ये एक संज्ञा है, नाउन है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंग्लिश में नाउन लिखता हूँ। ठीक है, नाउन, ये क्या है, एक नाउन है, मतलब रेफर कर रहा है। मतलब नाउन का मतलब क्या है, स्टेशनरी मतलब जहाँ पर लेखन सामग्री है। तो ये जो है करेक्ट वर्ड है सेंटेंस के लिए यहाँ पर। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं कि स्टेशनरी ए लगा हुआ है, ए मतलब ये कोई एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण विशेषण है यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव हम ये, ठीक है, इसे तोड़ के समझेंगे। एडजेक्टिव विशेषण बता रहे हैं, मतलब ए बोता हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है विशेषण। स्टेशनरी यह लिखा हुआ है, ए जब इस्तेमाल हुआ है तो कोई चीज़ें फिक्स या फिर वन प्लेस जहाँ पर मतलब रुका है कोई चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि पेपर, पेपर यहाँ पर रुका नहीं है, पेपर रिसाइकल्ड हो रहा है, प्रिंटेड हो रहा है इस प्रकार से। तो कोई चीज़ें यहाँ पर इसका मतलब है कि नोट मूव, ये जो नोट मूव है, नोट मूव ये बस विशेषता बता रहा है। तो नोट मूव तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, रिसाइकल्ड भी हो रहा है और पेपर भी प्रिंट यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या है यहाँ पर, ये लेखन सामग्री है और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये चीज़ें क्या हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है और इसका मतलब होता है कि यहाँ पर रुका हुआ है, मतलब विशेषता इस स्टेशनरी का मतलब, इसीलिए रुका नहीं है, प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर होगा। ठीक, आगे देखो यहाँ पर choose the sentence from the given alternative the that best express the following sentence in indirect speech। देखो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर इसको तो आप बना लोगे, कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले वाक्य को देखो, यहाँ पर ही सेज लिखा हुआ है, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, यहाँ पर तो इसको कैसे बनाओगे, सेज हियर है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच किस में है, रिपोर्टेड स्पीच में जो है यहाँ पर जो है पार्ट, ये दो रिपोर्टेड स्पीच है ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वर्टेड कोमा के भीतर। ठीक, तो यहाँ पर याद कर लीजिए वाला सन वाला फार्मूला याद कर लो। यहाँ पर कैसे करोगे, तो पहले ही सेज है, ही सेज है तो आई है तो क्या लगेगा, ही लगेगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ यहाँ पर ही होगा, मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर ही सेज दैट लगा है, उसके बाद ही वॉज लगा दिया है, क्योंकि बिल्कुल ही गलत है। ही सेज दैट ही वॉज ग्लैड, वॉज कहाँ से होगा, वॉज होगा ही नहीं। ही सेज ही इज, क्या सही है, ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, इसको देखते हैं ही सेज ही वॉज, ये गलत है, वॉज, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। देखो पूरा मत बनाने लगना, बस थोड़ा सा देखना है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है, देखना है, ध्यान देना है, यहाँ पर प्रेजेंट है, आई लगा है, मतलब इसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, तो समझ जाना कि यहाँ पर ही सेज और ही, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में यहाँ पर आपका रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ईज ही लगेगा, क्योंकि ही के साथ क्या इस्तेमाल, आई थोड़ी होगा, आई एम थोड़ी होगा, ही के साथ, ही के साथ ईज ही इस्तेमाल होगा, तो ईज ही लगा दिए। ग्लैड हो गया सेम, और टू बी देयर बाकी सेम टू सेम है, तो यहाँ पर ऐसे मिला के आंसर सट दे मार दो। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब चलिए हम मैथ की ओर बढ़ते हैं। क्लासेस कैसे लगा, यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं, लगभग आधा घंटा क्लासेस हो चुका है। तो चलो हम अगले क्लास में खोल दें इसको। तो चलो यहाँ पर अगले क्लास में हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखो इंग्लिश का क्लासेस कैसे लगा, हो सके तो मैथ का भी एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो समझो पहले, ये इस समरूप त्रिभुज के बारे में है। ठीक है, समरूप त्रिभुज, देखो त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है और डी ई एफ की भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर के बराबर है तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा।
ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको आप डायग्राम बना के भी बना सकते हो, या फिर आपका टाइम नहीं है तो सिंपल क्या करो यहाँ पर, जैसे देखो अगर आप जानते हो कि ये दोनों क्या है, इन दोनों का अनुपात इतना दिया हुआ है, कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर त्रिभुज हो गया, मैं लाल पेन ले लेता हूँ, त्रिभुज हो गया, पी क्यू आर हो गया, ठीक है, और डी ई एफ हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका इन लोगों का क्षेत्रफल यहाँ पर, और बराबर हो गया साइड में भुजा में देखो यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू आर ऑलरेडी यहाँ पर 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर में 75 लिख दो, और नीचे में आपका जो है त्रिभुज डी ई एफ लिख दो, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज होता है ना यहाँ पर ऐसे, तो ये हो जाएगा बराबर दिया है 5/6 मतलब 5:6, ठीक है, इस प्रकार से। और दोनों का क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। अब ये 25 हो गया, ये आपका 36 हो गया, और यहाँ पर आपका जो एरिया आ गया 75, 75 गुणा 36 अब बटे में यहाँ पर 25 कट किए, 3 गुणे 36 बराबर 108। यहाँ पर ऐसे शॉर्ट सा तरीका से बना लो आराम से, ठीक है, 108 हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कैसे कैसे किया, तो देखो सबसे पहले आपको समझो कि 5 और 6 है यहाँ पर अनुपात में है, इसमें क्षेत्रफल मतलब यहाँ पर जो है ये वर्ग में होगा, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर वर्ग में होगा, इसलिए हम यहाँ पर वर्ग लगा दिए, क्लियर है। अब डी ई एफ हमें पता था, डी ई एफ क्षेत्रफल, ठीक है, 5/6। अभी तक आपने इतना पढ़ लिए होंगे इसके बारे में, त्रिभुज के बारे में, आपको जो है इसके ज़्यादा यहाँ पर डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आंसर हो जाता है इस प्रकार से। नहीं तो आप ऐसे करोगे, यहाँ पर त्रिभुज बनाने लगोगे ऐसे, फिर लिखोगे यहाँ पर पी क्यू आर लिखोगे, फिर त्रिभुज बनाओगे, फिर यहाँ पर लिखोगे डी ई एफ लिखोगे, फिर यहाँ पर देखिए वो समरूप, समरूप मतलब ए वाला चिन्ह ऐसे वाला चिन्ह का इस्तेमाल करोगे, सर्व का सम वाला, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल करोगे फिर बनाओगे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। समझो पहले कि त्रिभुज के भुजा का अनुपात ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और साथ में पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पी क्यू आर को ऊपर में रखो, ये बटे में ही तो करोगे ना, एक दूसरे को भाग दोगे तब तो पता चलेगा। तो बट ये त्रिभुज से एक त्रिभुज ये मान लो, या फिर एक मान लो, इसको दो मान लो, तो इस त्रिभुज के भाग दोगे, इसमें ना भाग दोगे, बटे में रखोगे, तो पी क्यू आर का मान क्षेत्रफल 75 है, ये था, तो 75 नीचे, और डी एफ था ये बराबर यहाँ पर 5/6 का अनुपात में है, ये स्क्वायर किया यहाँ पर, स्क्वायर किए, डी एफ हो गया यहाँ पर, ये डी ई एफ हो गया, और ये 75, ये 25 बटे यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो 36 ऊपर चला जाएगा 75 के साथ, और यहाँ पर 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे यहाँ पर सॉल्व करोगे, कट करके 25, यहाँ 25 दिया 75, और 3 × 36 108 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक। तो आपको जो है फास्ट बनाने की कोशिश करो अब यहाँ पर, क्योंकि सभी चीज़ें आसान है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, एक्स मान के भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो इसको, ठीक है। 40, यदि किसी संख्या का 40% 20 है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा। सिंपल। आगे सवाल दिया है, इस सवाल में देखो, इस सवाल में आपको समझ में आएगा कि देखो 40-20 दिया हुआ है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस सेट में कराया था, परसेंटेज के सभी टाइप को पढ़ाया था मैं, ठीक है, 9 टाइप पे, उसमें से आपको देखें थे जो पहला टाइप है, पहला टाइप से ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, पहला टाइप में आपको जो है बताया था मैं, वो सवाल दिया था, कौन सा सवाल था कि यदि किसी संख्या का 23% 690 है, तो उस संख्या का 72% क्या होगा, ऐसे करके मैं क्वेश्चन आपको जो है बनाया था, बताया था, याद है कि नहीं, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं जो है परसेंटेज के टॉपिक में बताया हूँ इस सवाल को, और यही सवाल के बेस पर ये सवाल बनेगा, जस्ट सेम टू सेम। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर लॉन्ग मेथड से बनाओगे या फिर शॉर्ट मेथड से बनाओगे, ठीक है। अगर आप शॉर्ट मेथड के आधार पर बनाओगे तो एक स्टेप में जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एक स्टेप में, मतलब सिंपल, कुछ करना नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स मान के बनाओगे तो भाई बनाना ही पड़ेगा, फिर तो आप लंबा जाओगे यहाँ पर। फिर जैसे मैंने इसको बना के बताया था, ये दोनों मेथड से बनाया था कि माना एक्स माना, फिर 23 बटे आपको 100 किया था, परसेंटेज को यहाँ पर करके 23% था ये वाला, ठीक है। उसके बाद बराबर 690 किए थे, फिर 690 को यहाँ पर गुणा किए थे 100 से, बटे में यहाँ पर एक्स का मान निकालने के नीचे 100 आ गया था, नहीं सर यहाँ पर 23 आ गया था, ऊपर में 100 हुआ था, ऐसे करके फिर यहाँ पर 3000 आया, ऐसे करके फिर उसके बाद 72% का निकाले, तो अब जाकर इतना करने से अच्छा, देखो इतना करने से अच्छा सिंपल तरीका, देखो सिंपल तरीका, ध्यान से देखो समझो, चाहे आप ये सवाल को बना रहे हो, चाहे इसको बना रहे हो, दोनों बनेगा, देखना। अगर मान लेते हैं इसको बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, जो 20 है ना, बोल रहे हैं कि 40% का 20 है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो 20 है, इस 20 को पकड़ो ऐसे,
नीचे क्या करो 40 से भाग दो, कुछ नहीं करना है, 40 से भाग देना है बस। और उसका गुणा कर देना है 25 का, क्योंकि 25 का कितना होगा पूछ रहा है, तो 25 से यहाँ पर गुणा कर दो, कुछ नहीं करना है। क्या ए जीरो से ए जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 25 बटा। अब 25 को आपको 2 से यहाँ पर भाग दे देना है। कितना बार बजाएगा 12.5। ये आपका आंसर हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर 12.5 आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए एक स्टेप में आया ना आंसर। अगर आप एक्स मान के बनाते तो यहाँ पर बहुत टाइम लगता, थोड़ा सा ज़्यादा लगता। और मैं यही सवाल को फिर से बना के दिखाता हूँ। देखो 23% का 690 है, तो 72% का कितना होगा ये पूछ रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखो 690 है, 690 को आप बटे करो यहाँ पर 23 से, ठीक है, और गुणा कर दो 72 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। देखना 23 से काट दिए इसको, कितना बार में काटेगा, 23 दूनी 40, 23 दिया, यहाँ पर कट जाएगा। ये आपने 23 दिया में कट जाएगा 30 बार में। अब 30 का 72 से गुणा किया तो यहाँ पर 21 60 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 216 60 आ जाएगा। तो यही आपका आ गया। देखो दोनों का आंसर आसानी से आ गया ना यहाँ से, हमको एक्स नहीं मानना पड़ेगा। तो ऐसा सवाल को पूरा गांठ बांध लो कि ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, आपको बस एक स्टेप में आंसर लाना है। ठीक है, एक स्टेप में आंसर लाना है, और यही तरीका को फॉलो करके, अब यही ट्रिक को फॉलो करके आप लाइएगा आंसर। एक्स मानने लगोगे तो एक्स मानोगे, फिर गुणा भाग करोगे, फिर करते करते फिर 25% का निकालोगे। 2 बार करना पड़ जाएगा, 3 बार करना पड़ जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। हमें टाइम की वैल्यू भी करना है। ठीक है, परीक्षा में टाइम निकालोगे तो सोचने समझने की टाइम मिलेगा ना, तो सोच समझ के आप बनाओगे प्रश्न को। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोनों सवाल को बना दिया, दोनों क्वेश्चन को आप हल करके देख लिए ना। और मेरा क्लासेस जरूर देखना जो पिछले बार बताया हूँ, क्योंकि मैं टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, टाइप वाइज, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर एक टाइप से 2-3 क्वेश्चन लिया हूँ बस। ठीक है, जो बन सके आपको, जो पूछा जा सके उस टाइप से। आगे देखो यहाँ पर ए इस प्रकार से दिया हुआ है। देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, 6 8 7 यहाँ पर दिया गया है। और ए बी सी का मान यहाँ पर 14 है, तो सी का मान बताइए। तो देखो कैसे करोगे, तो पहले देखो इसको हम वेरिएबल के साथ जोड़ते थे पहले, तो वही से कर लो। 6x, यहाँ पर 7x और 8x जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा। ठीक है, जोड़ोगे तो 21x हो जाएगा। हमें मान निकालना है ए बी और सी का। ए बी सी का हमें मान निकालना है, तो सिंपल हम देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, मतलब 2 ए 2 बी 2 सी ऐसे करके है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 ए प्लस बी प्लस सी ऐसे। ठीक है, बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बराबर लिखेंगे 21 एक्स लिख देंगे, क्योंकि इसके बराबर ही तो है। देखो यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है। अब देखो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी यहाँ पर है, प्लस सी दिया हुआ है, और 21x है, बटे में यहाँ पर 2 कट किए तो यहाँ पर कितना बचा, ए कटेगा क्या, तो यहाँ पर नहीं कटेगा। देखो पहले समझ लो, एक कटेगा नहीं, यहाँ पर ध्यान देना। 21 अभी x रखने दो, यहाँ पर 2 किस पर रहने दो। अब एक चीज़ और बताना बाकी है आपको। 21x हो गया। अब देखो यहाँ पर a और b और c का मान यहाँ पर 14 दिया हुआ है। ठीक है, 14 दिया हुआ है यहाँ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऐसे 2 इधर रखोगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और नहीं रखोगे तो यहाँ पर 2 को रख सकते हो, और इसके बराबर में क्या रखोगे, 14 रखोगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 14 बराबर 21 बटे 2x हो गया। 2 से कट जाएगा, मतलब ये कटेगा, सॉरी सॉरी, ये ऊपर वाला कटेगा, ये नीचे नहीं कटेगा ना, यहाँ पर कटेगा, ये बराबर में ये वाला कटेगा, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर 3 70 21 हो जाएगा, यहाँ पर 7 7 दूनी 14 इस प्रकार से। तो सॉरी एक्शन 4 कटेगा ये। तो इसको ऐसे करने के बजाय हम इसको x का मान निकालेंगे, तो सिंपल क्या करते हैं कि ऊपर में मैं रखता हूँ x को, इस प्रकार से हो जाएगा 14 गुणे में आपका जो है यहाँ पर 2/21 हो जाएगा इस प्रकार से। अब कटेगा क्या, तो देखो 2 7 14 3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, ये x का मान आ गया हमारा, x बराबर 4/3 आ गया हमारा। ठीक है, हमें जो है यहाँ पर c का मान निकालना है। ठीक है, तो ए बी का मान यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 6 है। ए बी का मान यहाँ पर, ए बी का मान 6 है, तो हम 6x यहाँ पर रख देंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो गया, और यहाँ पर x का मान हमारा जो है 4/3 आया है। तो 6x हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि 6x हमें ए बी का मान हमें पता है कि 6x है। ठीक है, इस प्रकार से। तो 6 का गुणा हम करेंगे कितना, 4/3 से। तो ये 3 दूनी कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, और यहाँ पर 4 दूनी 8। तो मतलब यहाँ पर 8 आया क्या, ये देखो ए बी का हमारा मान जो है 8 आया, और कुल जो है 14 है। तो 14 में से हम अगर 8 घटा देंगे तो सी का मान निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। 14 में से 8 घटा दिए तो यहाँ पर कितना बचा, 6। ठीक है, ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। समझे क्या, बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए बहुत थोड़ा सा मतलब ईजी है यहाँ पर। देखो
इसको मैं छोटा करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ रखता हूँ इसको। यहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर, इसको भी मैं छोटा करता हूँ। ये हो गया। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर बनाना है। 6 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर आगे हम सवाल बनते हैं। आगे आपके सामने दिया है कि यदि किसी, इसको अच्छे से समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, पूछा जाता है और पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आ सकता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है, तो उसी धन का उसी दिन से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। पहले आपको जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। मतलब सी, फार्मूला क्या है, फार्मूला ओ वाला पर बनाना पड़ेगा। देखो CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर यहाँ पर P1+R/100, यहाँ पर T और माइनस में 1, ये वाला पर जो है बनाना पड़ेगा आपको जो है फार्मूला। ठीक है, इसको आपको जो है बनाना पड़ेगा इसी के बेस पर। क्लियर है। तो इस पर मान रखोगे तो इस सवाल जो है यहाँ पर बन जाएगा। टाइम हो चुका है 45, यहाँ पर लगभग जो है 40 घंटा होने वाला है, मतलब 40 मिनट होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पर मान रखोगे, जो भी संख्या आएगा उसको जो है यहाँ पर रखोगे, मतलब वो P का मान रहेगा। ठीक है, P का मान रहेगा, जो भी P का मान आएगा लगभग, और उस P का मान जो है हम सिंपल इंटरेस्ट पर रखेंगे, मतलब PRT/100, PRT/100 में जो है यहाँ पर मान रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझे। तो ये आपका जो है यहाँ पर प्रोसीजर है, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको जो है बना लेना। अगले हम होमवर्क में इसको जो है अभी शामिल करूँगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी क्वेश्चन है। देखो आगे भी आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो LCM निकालने के लिए दिया है। ठीक है, आगे बढ़ोगे। देखो ये आपको जो है, इस सवाल को मैं अच्छे से समझाऊंगा। इस सवाल को अच्छे से समझना, लाइन एंड एंगल। हो सके तो मेरा जो है नोट्स एक बार पढ़ लेना, लाइन एंड एंगल को मैं बता दूंगा। देखो इस प्रकार कैसे बनेगा। देखो ये आपका इधर जाएगा, ये आपका जो है बनेगा। देखो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, फिर इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, ऐसे। बहुत ईजी है और आराम से बनेगा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा, देख रहे हो प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया पटवारी में। तो अच्छे से देख के समझ के आपको जो है क्वेश्चन को बनाना है। इसको बनाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, देखो आगे देखो, ये तो बन जाएगा क्वेश्चन है टाइम। ये देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है ना। इसको जो है देख के अच्छे से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलें। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते होंगे तो भी बताइएगा। अगर आपको जो है जैसा भी बताना चाह रहे होंगे, आप डायरेक्ट, एक जन कमेंट किया था कि सॉरी सर, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो बताओगे तब ना, कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जो सवाल है अच्छे से बोलेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो कहाँ से आएगा। ठीक है, बस बोल दोगे तो वो काफ़ी नहीं है। आप बताओगे कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी समझाना जरूरी है। ठीक है, अब स्टेटस लगा देना सभी लोग, चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और ग्रुप में टेलीग्राम बनाया हूँ, लेकिन उसमें एक्टिविटी नहीं हूँ, लेकिन मिलते हैं, करते हैं उसका भी इंतज़ाम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। थैंक यू।